हाँ, तो आज हम 60 प्रश्न लेके चलेंगे। ये 2015 का पेपर है वोमेन सुपरवाइज़र का, जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि ये वाला पहला, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर सभ्यता, बी बैराठ, सी आहड़ और डी कालीबंगा। तो भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी का संबंध हो जाएगा आपका बैराठ सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देहरी रक्षा प्राचीर, इसका मतलब होता है देहरी रक्षा प्राचीर, इसका मतलब होता है देहरी रक्षा प्राचीर का कि जो घर में से बाहर निकलते हैं जो देहरी होती है उस पर दरवाजे का होना राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है? ए बालाथल, बी ओझियाणा, सी कालीबंगा और डी गणेश्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का सी, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के अंदर देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए यशपाल, बी राज्यपाल, सी महेंद्रपाल द्वितीय और डी महिपाल। तो प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक, सही उत्तर हो जाएगा उसका यशपाल। तो इसका जो अंतिम शासक था प्रत्याहार वंश का वो था यशपाल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आमेर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? ए सांगानेर, बी आमेर, सी सांभर, डी चौमू। तो आमेर का जो राजा था बिहारीमल, उसकी पुत्री का अकबर के साथ जो विवाह हुआ था सी सांभर में हुआ था। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं अब हम। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। ए जैसलमेर, बी झालावाड़, सी कोटा, डी सिरोही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। चुंगी तीर्थ कहाँ पर स्थित है जी? जैसलमेर में। झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है जहाँ चंद्रभागा मेला लगता है। सी कोटा है, कोटा में कैथून जहाँ क्या है विभीषण का मंदिर है। और डी सिरोही माउंट आबू के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अपन 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़ और मारवाड़। तो देखो चंपानेर की किस किस के बीच हुई थी संधि? ऑप्शन नंबर ए मालवा और गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा इसका मालवा और गुजरात के बीच में जो संधि हुई थी उसको चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है, चंपानेर स्थान की वजह से। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है साहब कि लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी, ये जो तीनों संत दिए गए हैं ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए जसनाथी संप्रदाय, बी निरंजनी संप्रदाय, सी बिश्नोई संप्रदाय, डी रामस्नेही संप्रदाय। तो आपको इसमें याद रखना है जी, लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी तीनों जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं। और जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जसनाथ जी। और इनके जो मेले में जो नृत्य किया जाता है वो जाटों के द्वारा किया जाता है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है साहब हमारा कि राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? क्वेश्चन समझिए कि राजस्थान में जो चित्र बने हैं, जो चित्र शैलियां हैं वो शुद्ध रूप से भारत की ही हैं, ऐसा किसने कहा है? लॉरेंस विलियम ने, बी पैट्रिक लॉरेंस ने, डी साड्रिक खान ने या डी मनोहर स्वामी ने। तो ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, उत्तर हो जाएगा इसका डी, मनोहर स्वामी ने ऐसा बोला है। 9वां क्वेश्चन है, कई बार आ गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। ए मुंशी देवी प्रसाद ने, बी मुहणोत नैणसी ने, सी दयालदास ने और डी नरहरिदास ने। तो देखिए 9वां प्रश्न हम देख रहे हैं और 9वें का उत्तर हो जाएगा जी मुहणोत नैणसी, मारवाड़ परगनारी विगत। इसमें हम मुख्य बात आपको बता दें कि मारवाड़ परगनारी विगत में क्या था। इसमें मारवाड़ की जो जमीन थी ना, जो परगना जमीन को क्या बोलते हैं जी? परगना। तो मारवाड़ की जो जमीन थी उसके नाप से संबंधित नाप करते हैं हम, पटवार जो आता है घर पे हमारे पे खेतों की जो नाप करता है उस नाप से संबंधित सबसे पहले मारवाड़ का जो क्षेत्रफल था उसके बारे में जो गणना की गई थी ना वो इसी में की गई थी, मुहणोत नैणसी के द्वारा। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकंड रुकिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साहब हमारा 10वां नंबर। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि साहब राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज। तो राजस्थान में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है साहब? तीज से।
छोटी तीज से। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है राजस्थान में? ए भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बी श्रावण कृष्ण तृतीया, सी भाद्रपद शुक्ल तृतीया और डी श्रावण शुक्ल तृतीया। तो ये मनाई जाती है साहब आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान में बूढ़ी तीज। अगला 11वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। तो देखिए प्राच्य का अर्थ समझिए, जो तीरंदाज होते हैं ना उससे संबंधित ये शब्द होता है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। तो इसका उत्तर बेझिझक हो जाएगा साहब जोधपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टौड़गढ़ को, 12वां प्रश्न देख रहे हैं ऊपर वाला, टौड़गढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? ए 1950, बी 48, सी 1949 और डी 1956। तो देखिए जो टौड़गढ़ का विलय राजस्थान में हुआ था वो अंतिम चरण में हुआ था, अंतिम चरण में हुआ था। तो अंतिम चरण क्या था? 1956 वाला, ये लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा साहब डी। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में 13वां क्वेश्चन है और पंथ भी कौन सा आ गया है इसमें? 13 पंथ। तो राजस्थान में जो 13 पंथ था, 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे साहब? 13 पंथ के प्रवर्तक से भीखण जी। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा वाला सवाल है कि अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया था? तो देखिए जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था, जो सबसे पहले ए ऑप्शन है इसमें 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, सी 10 मार्च 1901, डी 10 जनवरी 1904। तो देखिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर दिया था 1903 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी, देखिए ये ईस्वी जरूर याद रखना है, प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है। 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ए करौली, बी अलवर, सी बूंदी, डी उदयपुर। तो इसकी स्थापना उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कर दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16वें प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न है। 16वां प्रश्न है आपका कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? ए 1948, बी 50, सी 1949 और डी 1956। तो देखिए मत्स्य संघ का राजस्थान में क्या पूछा है? विलय पूछा है, विलय। राजस्थान में मत्स्य संघ था वो सबसे पहले बना था, लेकिन विलय इसका राजस्थान संघ बन गया, उसके बाद बृहद राजस्थान संघ बन गया था, उसके बाद में इसका विलय किया गया था 1949 में, 1949 के अंदर। 17वां प्रश्न देखिए, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। ए बेंगू में, बी लाड़नू में, सी जहाजपुर में, डी नौहर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी जहाजपुर। जहाजपुर में क्या है? 12 देवरा नामक शिव मंदिर का समूह स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। तो सुमेलगिरी का जो युद्ध लड़ा गया था सब वो सर्दियों में लड़ा गया था। तो इसमें देखिए जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जून 4 ऑप्शन में देखिए। तो सर्दी में लड़ा गया था, तो जून तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ये काट दिया। अब ये साल के शुरुआत में लड़ा गया था, तो 1544 के शुरुआत में क्या आता है? जनवरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया था। 19वां प्रश्न देखिए, इजलास खास की स्थापना की थी। ए महाराज बनय सिंह ने, बी महाराज सज्जन सिंह ने, सी महाराज अजीत सिंह ने, डी राणा भगवंत सिंह ने। तो देखिए जो इजलास खान जो महल था, इजलास खास जो महल था उसकी स्थापना महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जयपुर प्रजामंडल, बी मारवाड़ प्रजामंडल, सी कोटा प्रजामंडल और डी बूंदी प्रजामंडल। तो देखिए जो कृष्ण दिवस था वो मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था, और मारवाड़ प्रजामंडल से कौन जुड़े हुए थे? JN व्यास। कौन जुड़े हुए थे साहब? जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, पटेल्या बीछियो, क्या पटेल्या बीछियो एवं लालर प्रमुख रूप से लोकगीत हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि पटेल्या बीछियो और लालर क्या हैं? ये लोकगीत हैं, न कि लोक नृत्य। अच्छा किससे संबंधित है साहब? ये क्या है? जाट जाति से संबंधित है। पहला ऑप्शन कट गया, जाट से नहीं है। बी कालबेलिया से रिलेटेड नहीं है। सी चारण जाति से भी नहीं है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा साहब, आदिवासियों। तो पटेल्या बीछियो एवं लालर जो लोकगीत हैं वो किससे संबंधित हैं? आदिवासियों से। 22वां प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है।
22वां प्रश्न देखिए, मैं अलग से बताता हूँ। 22वां प्रश्न देखिए, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़ से, मेवाड़ से, शेखावाटी से, हाड़ौती से। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा सब शेखावाटी, गीदड़ नृत्य। अब देखिए गीदड़ नृत्य के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। गीदड़ नृत्य आ जाए, चप नृत्य आ जाए, ढप नृत्य आ जाए, ये सारे के सारे शेखावाटी क्षेत्र के हैं। और कच्छी घोड़ी आ जाए, ये भी शेखावाटी क्षेत्र के हैं। गीदड़ नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है कि गीदड़ नृत्य में जो नर्तक होता है वो स्वांग का रूप धारण करता है, जैसे रामलीला, कृष्ण। तो स्वांग जिसमें धारण किए जाएंगे वो क्या होता है? गीदड़ नृत्य। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है जी? शेखावाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? अर्थात 3 तत्वाद्य दिए हुए हैं, एक तत्वाद्य नहीं है। ए रावणत्ता, ये तत्वाद्य होता है। बी सुरमंडल, ये भी तत्वाद्य है। कामायचा, ये भी है। और नहीं है पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतारा। कौन सा नहीं है? सतारा। सतारा तत्वाद्य नहीं है। 24वां प्रश्न देखिए, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मीनाकारी सबसे पहले राजस्थान में जयपुर के अंदर आई थी। तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ए गज सिंह, बी मान सिंह प्रथम, सी जसवंत सिंह, डी जय सिंह द्वितीय। तो देखिए 2 ऑप्शन तो इसमें ये कट गए, गज सिंह वाला कट गया और एक जसवंत सिंह वाला कट गया, क्योंकि मीनाकारी राजस्थान में आई कहाँ थी सबसे पहले? आमेर में, जयपुर में। तो उस समय राजा कौन था? मान सिंह प्रथम। कौन था जी? मान सिंह प्रथम। तो 24वें का सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह प्रथम। मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले आमेर रियासत में मान सिंह प्रथम के काल में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कह रहा है कि जैत मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैत मलोत राठौर को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न में हम गलती क्या करेंगे? देखो राठौर शब्द आ गया तो पाबूजी क्या थे? राठौर थे। तो इसमें धड़ाक से उत्तर लगा देंगे हम पाबूजी। तो ये बिल्कुल गलत। प्रश्न देखिए, नाम क्या दे रखा? जैत मलोत राठौर को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबूजी, हड़बूजी, आलमजी और कल्लाजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी आलमजी। याद रखना है ये आलमजी। आलमजी जो लोक देवता हैं उनका नाम क्या था? जैतमलोत राठौड़। 26वां प्रश्न देखते हैं सर। कैवाय माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवदत्त ने, चच्च ने, भीमदेव ने या सालवाहन ने? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चच्च। चच्च ने कैवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। 27वां प्रश्न देखिए, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से, ये कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी था? ए चार्ल्स विल्सन, बी चार्ल्स मैटकॉफ, सी चार्ल्स घुरिये और डी चार्ल्स हेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी चार्ल्स मैटकॉफ। क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैटकॉफ। तो 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत जो राज्य थे उनमें संधि कौन से अंग्रेज अधिकारी के द्वारा करवाई गई थी? चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। 28वां प्रश्न देखिए, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? ए कर्नल जेम्स टाड ने, बी बी.ए. स्मिथ ने, सी डॉक्टर भंडारकर ने और डी दशरथ शर्मा ने। तो देखिए राजपूतों को विदेशियों की संतान बताने वाले जो थे उनमें भी हुणों की संतान किसने बताया था? तो वी.ए. स्मिथ। किसका मत था ये? वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ ने कहा था कि राजपूत मूल रूप से हुणों की संतान हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 29वां प्रश्न कह रहा है साहब कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? ए महाराणा कुंभा से, बी महाराणा सांगा से, सी राव केशवदास से या डी महाराणा शंभू सिंह से। तो देखिए जो अशोक परमार था ना, अशोक परमार जो था ये खानुआ के युद्ध में लड़ा था। तो अब इसी से उत्तर का अंदाज लग जाएगा। जब अशोक परमार खानुआ के युद्ध में लड़ा था तो खानुआ का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में हुआ था। तो बाबर और सांगा, तो ऊपरमाल की जागीर किसने दी? फिर राणा सांगा ने। क्वेश्चन नंबर 30, भाई दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो जिसको पता है कि दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? नरैना जयपुर में। नरैना जयपुर में। तो नरैना जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? जयपुर में ढूंढाड़ी। तो सोचना ही नहीं है। तो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ये है सब ढूंढाड़ी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान को प्रमुख रूप से कितने भौतिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं? 1, 4, 2, 6। देखिए इसका उत्तर तो होगा 4। ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कभी इसमें 4 ऑप्शन माना, कभी 6 माना और ज़्यादातर फिर इस पर कोर्ट में केस गया है तो ये डिलीट ही हो गया है प्रश्न। 4 मुख्य रूप से, लेकिन आपको 4 करना है क्योंकि मुख्य रूप से तो राजस्थान के 4 ही भाग हैं। आपका मरुस्थल है, दूसरा आपका अरावली है, तीसरा मैदानी भाग है और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो हाड़ौती वाला है। तो ये 4 भागों में राजस्थान को मुख्य रूप से बांटा गया है। 32वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, बी 75,000 वर्ग किलोमीटर, सी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, डी 2,13,688। तो देखिए इसमें याद रखने वाली बात क्या है? 32वें प्रश्न को देखिए,
कि साहब पश्चिमी मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं हम, और मरुस्थल राजस्थान में देखिए कितने पे फैला हुआ है, 61% पर। कितने पर? 61% पे क्या फैला है? मरुस्थल। अब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? कुल क्षेत्रफल तो है सर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, km स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239। ये 100% है, ये राजस्थान का 100% हिस्सा है। लेकिन आपको पूछा क्या है 32वें प्रश्न में? पूछा है सब पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, और पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है 61% भाग पर। तो 3,42,000 का जब हम 61% निकालेंगे तो ये निकल के आता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जो भी गणित के स्टूडेंट हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हम। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, किसका जी? अरावली प्रदेश का। तो देखिए आबू खंड अरावली का भाग है, अलवर खंड, अलवर में भी पहाड़ है तो अलवर भी अरावली का भाग हो जाएगा। सी जयपुर खंड, भाई जयपुर खंड भी अरावली का भाग हो जाएगा। डी विंध्यन खंड, भाई विंध्यन खंड अरावली का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डी अरावली का भाग नहीं है। डी किसका है? विंध्याचल पर्वत का। 34वां क्वेश्चन देखिए, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। देखिए पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप 34वें प्रश्न में मैं साइड में कुछ आकृति बना रहा हूँ, इसको देखो। देखो ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये है साहब अरावली का ये मैंने अरावली का पठार बना दिया जी, ये अरावली पठार हो गया। अब आप देखेंगे कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। 34वां क्वेश्चन पूछा पूर्वी का, तो पूर्व इधर क्या हो गया? ईस्ट पूर्व, और इधर क्या हो गया जी? इस पर्वतमाला के इधर वेस्ट क्या हो गया जी? पश्चिम। प्रश्न में पूछा है नहीं है किसका? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अब ये देखो साहब इसमें चंबल बेसिन, भाई चंबल तो देखो इस साइड में ही निकल के जाती है, पूर्व में जाती है, तो ये तो पूर्वी का भाग हो गया। दूसरा है साहब लूनी बेसिन, भाई लूनी इधर आती है निकल के पश्चिम दिशा में अरावली के, तो लूनी बेसिन पूर्वी का भाग नहीं होगा। सीधा 56 का मैदान, देखो ये भी इधर ही है 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की तरफ, तो ये भी पूर्वी भाग में हो गया। डी बनास भी यहाँ जाती है ऐसे, तो ये बनास भी पूर्वी का भाग हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा लूनी बेसिन। लूनी बेसिन क्या है साहब? पश्चिमी बेसिन का भाग है, न कि पूर्वी बेसिन का। अच्छा जी 35वां प्रश्न देखते हैं। चलो, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। ए पैराबोलिक, बी बरखान, सी नहीं रेखीय। देखो इसको सही कर लेना, ये रेखीय है, और डी इंसल वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी इंसल वर्ग कोई भी क्या नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है। बरखान बालू का स्तूप है, पैराबोलिक है और रेखीय है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 36वां प्रश्न क्या कह रहा है साहब कि लूनी की सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा है। देखो भाई जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है, बी सूकड़ी ये भी है, सी गुहिया इस मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, गुहिया भी लूनी की कैसी नदी है? सहायक नदी है। लेकिन मेड़ा जो नदी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए लीलनी नदी, जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी, गुहिया नदी, ये सारी की सारी जो है लूनी की सहायक नदियाँ हैं, पूछी जाती हैं, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है साहब आपका, जाल और शिवाना की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। ए अरावली स्लेट से, बी पेमेटाइट से, सी जाल और ग्रेनाइट तथा रायलोइट से, डी क्वार्टजाइट से। तो देखिए जाल और शिवाना की जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं साहब आपकी जाल और ग्रेनाइट और रायोलाइट से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वां प्रश्न देखिए, जाल और ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं। ए गुंबदाकार, बी चौकोर, सी रेखीय, डी कोई नहीं। तो 38वें प्रश्न में आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जाल और ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं वो गुंबद के आकार की हैं। किसके आकार की हैं भैया? गुंबद के आकार की हैं। 39वां प्रश्न देखिए, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ए ब्यावर, बी अजमेर, सी पीसांगन और डी कपासन। तो इस 39वें का सही उत्तर हो जाएगा सब कपासन। ब्यावर, अजमेर और पीसांगन ये तीनों अंतर पर्वतीय मैदान का हिस्सा हैं, लेकिन कपासन जो है अंतर पर्वतीय मैदान का हिस्सा नहीं है। 40वां प्रश्न देखिए, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? ए भूसाकार, बी भेसाकार, सी सर्पाकार, डी कोई नहीं। तो जो सेंदड़ा स्टेशन है साहब उसके पास की जो चट्टानों की आकृति है वो सर्प के आकार की है। तो किस आकार की पाई जाती है? सर्पाकार आकृति की। 41वां प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन। तो 41वें का सही उत्तर हो जाएगा साहब बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
42वां प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है साहब? ए 1200 मीटर, बी 1760 मीटर, सी 1550 मीटर और डी 1727 मीटर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा जी 1727। मूल रूप से इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर प्लस 5 मीटर इसकी चोटी में मंदिर बना हुआ है, उसको जोड़ के हो जाते हैं 1727 मीटर। लेकिन यदि परीक्षा में 1722 भी ऑप्शन में आएगा तो सही माना जाएगा हमारा 1722। सही क्या माना जाएगा? 1722। यदि 1722 भी ऑप्शन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43वां। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। ए ऊपरमाल का पठार, बी भोराट का पठार, सी लसाड़िया का पठार और डी मालवा का पठार। तो 41 में का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। 41 नहीं 43 में प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। 43 में का सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है लसाड़िया का पठार। 44वां प्रश्न है कि संतों का शिखर से संबंधित है। ए गुरु शिखर, बी तारागढ़, सी खोले के हनुमान जी और डी नाग पहाड़। तो देखिए संतों का शिखर किसको कहते हैं जी? गुरु शिखर को। और किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टाड ने। 45वां प्रश्न देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बेड़च, बी बाणगंगा, सी चंबल, डी बनास। तो सही उत्तर हो जाएगा जी इसका सी चंबल। चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न। 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, सी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डी है आपका बांसवाड़ा कुशलगढ़। तो 46वें का सही उत्तर हो जाएगा सी। 46वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है ना, इनके बीच में 56 गाँव का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं हम? 56 का मैदान बोलते हैं। 56 जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच का जो मैदान है उसको 56 का मैदान बोलते हैं। 47वां प्रश्न देखिए साहब। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। ए ऊपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार, बी विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार, सी पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। दक्षिण पूर्व में क्या क्या स्थित है भाई साहब? एक तो ऊपरमाल का पठार और दूसरा बोराट का पठार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए ऊपरमाल का पठार और बोराट का पठार दोनों दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। 48वां प्रश्न देखिए कि ऊपरमाल का पठार मिल जाता है। ए विंध्यन के पठार से, बी मालवा के पठार से, सी दक्कन के पठार से, डी कोई नहीं। तो देखिए 48 में जो ऊपरमाल का पठार है ना जी, वो ऊपरमाल का जो पठार होता है वो विंध्यन पठार से मिलता है। किससे मिलता है? विंध्यन पठार से। जहाँ पे ऊपरमाल का पठार है जैसे यहाँ जाके एंड हो जाएगा, इस जगह पे जो दूसरा पठार है ये वाला, ये पठार किसका है? विंध्यन का, विंध्यन कगार का। विंध्यन पठार से ऊपरमाल का पठार मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वें प्रश्न पे आ गए हम कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। प्री कैम्ब्रियन क्या है साहब? ये समय की अवधि, काल है ये क्या है? ये काल। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। ए एम हेरोन ने, बी THD ला रोशे ने, सी MS कृष्णन ने और डी AL कॉलेसन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी AM हेरोन। तो 49वें का सही उत्तर हो जाएगा AM हेरोन। AM हेरोन ने क्या किया था? सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न कहलाया कि अरावली पर्वत का प्रकार है। ए ज्वालामुखी, बी अवशिष्ट, सी फोल्डर, डी अवरोधी। तो देखिए हम सबको पता है जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है? अवशिष्ट भाग है। कैसा भाग है जी? अवशिष्ट भाग है। 51वां प्रश्न देखिए, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। ए जुरासिक, बी साइलुरियन, सी कार्बोनिफेरस, डी डेवानियन। तो देखिए जो बाप बोल्डर्स जो युग है ना, ये कार्बोनिफेरस काल का है। कौन से काल का है जी? कार्बोनिफेरस। डायरेक्ट आपको याद रखना है, सीधा प्रश्न पहले आया हुआ है ये, तो अब भी आ सकता है। तो बाप बोल्डर्स जो युग है वो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। 52वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? 52वां प्रश्न, भाई राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? भाई शुष्क, बिल्कुल मरुस्थल शुष्क है साहब। फिर अर्धशुष्क राजस्थान में पाया जाता है। आर्द्र, नहीं साहब आर्द्र भी चीज़ पाई जाती है राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। अब डी आ गया आपका ध्रुवीय, तो यही गलत हो जाएगा। तो राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? भाई राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। 53वां प्रश्न देखिए। 53वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर, देखिए ये हो गया राजस्थान के दक्षिण क्या हो गया? ये दक्षिण में ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है? ए विषुवत रेखा,
बी मकर रेखा, तो देखिए विषुवत भी नहीं है, मकर भी नहीं है, पूरे भारत में से एक ही रेखा गुजरती है और वो भी राजस्थान में से होकर गुजरती है दक्षिणी भाग से, उसको क्या बोलते हैं जी, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 54वां प्रश्न देखिए, 54वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ए उदयपुर, बी अलवर, सी डूंगरपुर और डी टोंक। तो टोंक भी नहीं होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ से निकलती है साहब? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से निकलती है। 55वां प्रश्न देखिए, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखिए मैं एक नक्शा बना रहा हूं आपको, ये आप नक्शा देखिए, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया है इसमें, मैं दोबारा बना रहा हूँ। आप नक्शा देखिए इसको ध्यान से, ये देखिए मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ और ये मानो ये भारत का नक्शा है साहब, मान लिया। अब क्या है, ये यहाँ पे ये समुद्र है, ये वाला ये एरिया समुद्र है। अभी क्या होता है, यहाँ से जो हवाएं होती हैं ना वो ऐसे चलती हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे चलती हैं वर्षा ऋतु में। तो ये कौन सी दिशा है? ये दिशा हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। तो इधर से चल रही है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ये जो पर्वतमाला है इससे टकरा के यहाँ से ये वापस राजस्थान में ऐसे करके प्रवेश करती हैं, इस तरह से यूँ आती हैं और यहाँ से ऐसे जाती हैं राजस्थान में। तो चलती कहाँ से हैं ये? 55वें क्वेश्चन में पूछा है मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है वर्षा ऋतु में, तो ये होती है सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो 55वें का उत्तर हो जाएगा सी। 56वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। 56वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? ए वनस्पति के आधार पर, बी वर्षा के आधार पर, सी तापमान के आधार पर और डी वायुदाब के आधार पर। तो देखिए इसने कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है ना साहब, वो वनस्पति के आधार पर किया है, कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसके आधार पर इसने नामकरण किए हैं। 57वां प्रश्न देखिए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। देखो पहले में तो ये पूछा था कि कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया वो किसके आधार पर किया है, तो हमने बता दिया वनस्पति के आधार पर। 57वां प्रश्न पूछ रहा है कि वर्षा के आधार पर किसने वर्गीकरण किया है। वहां पे तो यहाँ 56वें क्वेश्चन में तो वैज्ञानिक का नाम दे दिया, ये पूछा कि उसने किसके बेस पे किया है वर्गीकरण। 57वें में क्या है कि बेस दे दिया कि वर्षा के बेस पे वर्गीकरण किसने किया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी थॉर्नवेट। किसने किया है जी? थॉर्नवेट ने। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न, चलिए 58वां प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न थे हमारे आज के, अंतिम 60 प्रश्न थे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1 सेकंड सही कर लेते हैं। हाँ अब देखिए ये है 58वां प्रश्न है कि VWHW से अभिप्राय है। तो देखिए BW का मतलब ये वर्गीकरण किसका है? सबसे पहले तो ये वर्गीकरण है साहब आपका कोपेन का, और कोपेन ने अभी बताया था किसके आधार पर वर्गीकरण किया है? वनस्पति के आधार पर। तो देखिए वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है कोपेन ने। तो इसमें देखिए शुष्क शीत जलवायु, अब डायरेक्ट अंदाज लगाएं हम तो ए ऑप्शन है शुष्क शीत जलवायु, सी आर्द्र, डी अति आर्द्र और बी शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो BWHW का अर्थ बताते हैं, बड़ा W है इसका मतलब है विंटर नॉट, अर्थात सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है तो उष्ण होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। आपको मैं कोपेन का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा बाद में। तो अभी फिलहाल आप इसका उत्तर याद रखिए कि BWHW का अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। 59वां प्रश्न देखते हैं, EA-D जलवायु पाई जाती है ए बाड़मेर जैसलमेर में, बी अलवर भरतपुर में, सी टोंक एवं जयपुर में, डी कोटा एवं बूंदी में। तो देखिए EA-D जो जलवायु होती है वो जलवायु कैसी होती है आपकी? शुष्क और उष्ण होती है। तो इनमें जिला देख लीजिए, शुष्क और उष्ण जिले कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर और जैसलमेर। 59वें में बाड़मेर और जैसलमेर हो जाएगा बिल्कुल सही। 60वां और अंतिम प्रश्न है आज का, DA-W जलवायु पाई जाती है। DA-W ये जो जलवायु पाई जाती है, ए मेवात में पाई जाती है, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है, सी बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है, डी भरतपुर में पाई जाती है। तो DA-W जलवायु पाई जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर में, बूंदी और सवाई माधोपुर में, आपको ये याद रखना है। तो ठीक है सर, आज हमने 60 क्वेश्चन किए हैं और ये वुमेन सुपरवाइजर का पेपर था। अगली क्लास में हम और कोई जो पेपर पूर्व में हो चुका है RPSC
राजस्थान चयन बोर्ड के द्वारा उन सभी पेपरों को हम लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो में आप ऐसे जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देख पाएंगे और निश्चित रूप से 50% से